हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजॉरिटी के बारे में, बहुमत के बारे में। बहुमत होता क्या है? बहुमत का प्रयोग आप, इस शब्द का प्रयोग आप भी करते होंगे बहुत खूब तरीके से, और आप सुने भी होंगे कि फला विधेयक जो है संसद में बहुमत से पास हो गया है। अब बहुमत से पास हो गया है तो राष्ट्रपति की मुहर के बाद वो कानून बन जाएगा। आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा कि फला विधेयक जो है बहुमत से पास हो चुका है। और ये बहुमत शब्द को आप भी इस्तेमाल करते होंगे दोस्तों। कैसे इस्तेमाल करते हो मैं बताता हूँ। किसी इवेंट पे कोई पार्टी करनी हो और आप 2, 4 या 10 संख्या में या 15 से 20 संख्या में आप साथी रहे हो, दोस्त रहे हो, तो आप इस तरह से बात करते होंगे कि भाई पार्टी राज रॉयल्स में करना है या ताज होटल में करना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं राज रॉयल्स में पार्टी करेंगे, कुछ लोग करेंगे ताज होटल में पार्टी करेंगे। तो आप कहते हैं चलो ठीक है, बहुमत से चेक कर लिया जाता है। तो आप में से ही आधे से ज़्यादा, यानी अगर 20 लोग हैं तो 11 लोग जिस तरफ कहते हैं आप उधर चले जाते हैं। यानी आप भी बहुमत का कहीं ना कहीं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इस शब्द को बखूबी जान रहे हैं। बहुमत क्या होता है? आपने संसद में सुना कि फला विधेयक जो है बहुमत से पास हो गया है। आइए बात करते हैं कि आप जो सुने हैं बहुमत, क्या सिर्फ वही एक बहुमत है? क्या सिर्फ उसी बहुमत से काम चल रहा है संसद में, या और भी अलग तरीके के बहुमत होते हैं? तो बात करते हैं साथियों। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आधे से ज्यादा यानी 100 व्यक्तियों में से अगर किसी के पक्ष की तरफ अगर 51 व्यक्ति हो जाते हैं तो बहुमत में मान जाएंगे, आप ये सही समझ रहे हैं, आप ये सही सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। ये बहुमत का मात्र एक पक्ष है। संसद हमारा जो है वो बहुमत का इस्तेमाल काम के हिसाब से करता है। किस काम के लिए कौन से बहुमत का इस्तेमाल होगा ये अलग अलग डिफाइन किया हुआ। हर काम का अलग अलग क्राइटेरिया है ना। जैसे संविधान संशोधन करना हो तो उसके लिए अलग विधेयक के इस्तेमाल, उसके लिए अलग बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा तैयार करना हो तो उसके लिए अलग बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अगर साधारण विधेयक पास करवाना हो तो अलग बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं आपको कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। गिनिएगा, सुनिएगा। सबसे पहला बहुमत है साधारण बहुमत, दूसरा बहुमत आता है परभाई बहुमत, तीसरा बहुमत आता है पूर्ण बहुमत, और चौथा बहुमत आता है विशेष प्रकार का बहुमत। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके बात करेंगे हर बहुमत के बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि साधारण बहुमत क्या है। साधारण बहुमत है ना, जो अभी आप पहले बता रहे थोड़ी देर पहले कि वो जो 51% इधर चला जाएगा वो बहुमत कहला जाएगा। हाँ, ये सही है। संसद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और अधिकांश मामले में साधारण बहुमत का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब गौर कीजिएगा, अधिकांश मामले का मतलब ये नहीं हुआ कि संसद केवल साधारण बहुमत पे ही काम चला रही है, ऐसा नहीं है। संसद में साधारण बहुमत के अलावा भी जो बहुमत मैंने बताया अभी, उन सब का इस्तेमाल हो रहा है। ज्यादातर संसद में साधारण बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं साधारण बहुमत का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। मामला तो आप समझ ही गए कि 100 व्यक्तियों में से अगरचे किसी के पक्ष की तरफ 51 व्यक्ति हो जाते हैं तो बहुमत कहलाएंगे, है ना, बहुमत में कहलाएंगे और वो काम को किया जाएगा। फिर ठीक यही मामला संसद में भी है। जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से आधे से ज्यादा किसी एक पक्ष की तरफ वोट कर देते हैं तो बहुमत उधर हो जाता है और वो पास कर जाता है और वो मामला फिर आगे चला जाता है। आइए समझते हैं साधारण बहुमत का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किन कामों के लिए होता है। तो साधारण बहुमत का जो उपयोग है वो धन विधेयक के लिए होता है, वो वित्त विधेयक के लिए होता है। और इसी तरह से अगर बात करें हम लोग कि साधारण बहुमत का और प्रयोग क्या होता है, तो साधारण बहुमत का प्रयोग होता है आपका प्रस्तावों में, विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों में, जैसे काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इतने सारे प्रस्तावों को पारित करने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में ना हलचल सी उठ रही होगी कि ये क्या क्या है, ये विश्वास प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है, कटौती प्रस्ताव क्या है। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं बहुमत पर, फिर भी एक नजर डाल लेते हैं इन प्रस्तावों के बारे में। तो गौर कीजिएगा कि प्रस्तावों के बारे में गौर करते हैं। इसमें आते हैं, बात करते हैं पहले कटौती प्रस्ताव क्या है। दोस्तों संसद में सरकार जो है किसी काम को करवाने के लिए एक फंड बताती है, फंड की मांग करती है।
तो संसद में बैठे हुए और भी लोग जो होते हैं एमपी लोग, वो क्या करते हैं कि उन्हें इस फंड में उनको लगता है कि फंड कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो सरकार की निंदा करने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो ये कटौती प्रस्ताव लाते हैं और कहते हैं कि इनके खर्च को 1 रुपया कर दिया जाए। बात समझ रहे हैं? खर्च को 1 रुपया कर दिया जाए। भाई 1 रुपये में कौन सा काम होने वाला है? कोई काम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये एक प्रतीकात्मक कटौती है, कोई रियल कटौती नहीं है ना। और इसे सिर्फ सरकार की आलोचना होती है और कुछ नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये बात तो जाहिर हो ही जाता है ना संसद में कि आपके नीति के खिलाफ ही कुछ लोग खड़े हैं, ये बात जाहिर हो जाती है। और यही बात जाहिर करना इसका मकसद भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार को अब जो है 1 ही रुपया मिलेगा उस काम को करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक विरोध दर्ज कराने का एक तरीका मात्र है। अब बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या है। विश्वास प्रस्ताव संसद में, विशेषकर लोकसभा में, मतलब लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा तो नहीं लाया जाता, लोकसभा में लाया जाता है कि विश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है ताकि हम विश्वास दिखा सके, यानी कि हम अपने आप को बहुमत में साबित कर सके कि हम बहुमत हैं। ऐसा सरकारें तब करती है जब उनके बहुमत में कोई सवाल खड़ा करता है कि आपका बहुमत तो है, नहीं है, सरकार यूं ही चल रही है, बहुत से लोग इसके विरोध में हैं, अभी अगर विश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो सरकार हार जाएगी। ये तमाम बातें जब संसद में उठती है तो सरकार को लगता है क्यों नहीं एक मतलब विश्वास प्रस्ताव पारित करवा करके जनमत का जांच नहीं लिया जाता है कि क्या मामला है। तो अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ दोस्तों, तो सरकार को जाना पड़ सकता है। जी हाँ, और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार एज यूजुअल रहेगी जैसे रहती थी। ठीक है, तो इसमें भी इस्तेमाल जो होता है दोस्तों वो साधारण बहुमत का ही प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या है। ये ठीक उसी का उल्टा है। अविश्वास प्रस्ताव वैसे लोग लाते हैं जो सरकार से खुश नहीं है। अब सीधी सी बात है, सरकार से खुश कौन नहीं रहेगा? वही लोग रहेंगे ना जो विपक्ष में है। जी हाँ, वही लोग रहेंगे। तो विपक्ष वाले ही लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव, और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाने में सफल हो जाते हैं तो यहां भी सरकार को हाथ धोना पड़ सकता है, अपने मंत्रिपरिषद से जाना पड़ सकता है सरकार को। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार एज यूजुअल रहेगी जैसे रहती है। तो इस तरह से अभी अगला प्रस्ताव है, एक है निंदा प्रस्ताव। इसमें सरकार के खिलाफ जो है निंदा किया जाता है। इसमें भी आपका साधारण बहुमत की प्रयोग होता है। तो देख रहे हैं आप ना कि साधारण बहुमत का रोल कई जगह पर है। धन विधेयक में देखा आपने, वित्त विधेयक में देखा आपने, साधारण विधेयक में भी आपने देखा कि साधारण बहुमत का प्रयोग किया जा रहा है। इधर विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों में देखा आपने कि साधारण बहुमत का प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि प्रभावी बहुमत क्या है, यह किस प्रकार का बहुमत है। थोड़ा सा टेक्निकल होकर यहाँ पे समझना है, ध्यान दीजिएगा। प्रभावी बहुमत, इसके बारे में लिखता है कि प्रभावी सदस्य संख्या वाले बहुमत को प्रभावी बहुमत कहते हैं। अब ये प्रभावी सदस्य संख्या क्या है, तो इसको ऐसे समझिएगा कि संसद में, लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, मान लीजिए 543 सीटें हैं। अब उन 543 सीटों में से उन सीटों को माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए जो रिक्त रह चुकी हैं। अब रिक्त का मतलब क्या होता है? जैसे रिक्त रहने का वजह हो सकता है कि एमपी की मृत्यु हो गई हो, सांसद की मृत्यु हो गई हो तो पद रिक्त हो गया। सांसद ने स्वतः त्याग पत्र दे दिया हो तो पद रिक्त हो गया। सांसद का निर्वाचन के समय निर्वाचन ही रद्द हो गया हो तो भी रिक्त हो गया। तो इस तरह से अगर वो रिक्त हो जाता है तो उसी पद को माइनस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, संसद में कुल सीटें कितनी है, लोकसभा में 543 मान लेते हैं। अब उसमें से एक जो है मृत्यु हो गई सांसद की, तो रिक्त हो गया। एक का निर्वाचन कोटा रद्द हो जाता है मान लीजिए, और एक का जो है पद त्याग कर देते हैं वो अपना, तो 3 आपका ये रिक्त हो गया। तब 543 में से 3 माइनस कर दीजिए, बचता है 540। अब ये 540 का आप आधा कीजिए तो 500 का आधा 250 और 40 के बीच 270, ये 50% हुआ। इसमें एक जोड़िए और, यानी 271 इधर वोटिंग जाएगा, वो प्रभावी बहुमत का रहेगा, प्रभावी सदस्य संख्या वाले बहुमत का रहेगा, यानी कि 271 का होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल और बात और है, अगर संसद में 271 लोग मौजूद ही नहीं हो तो सीधी सी बात है ये प्रस्ताव ये पारित ही नहीं होगा। जिस काम के लिए किया जा रहा है, प्रभावी सदस्य संख्या बहुमत निकाला जा रहा है, वो पारित ही नहीं होगा, क्योंकि ये 271 चाहिए था और उपस्थित हैं 271 से कम, तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है।
अब बात समझिए, अगर 271 के 271 ही मौजूद है, जब 271 के 271 ही मौजूद हैं, तो कंप्लीट रूप से 271 वोटिंग भी चाहिए, यानी कि जितने लोग उपस्थित हुए 271 तो उन सभी को वोटिंग करना होगा पक्ष में, विपक्ष में नहीं, पक्ष में 271, तब जाके प्रस्ताव पारित होगा। अब मान लीजिए 271 उपस्थित थे, लेकिन वोटिंग करते समय 2 लोग जो है फिसल गए, वो खिलाफ में वोट कर दिए, तो फिर आपका मामला वहीं पेंडिंग हो जाता है, आप फिर भी उस काम को पारित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, 271 ज्यादा जितने भी सदस्य रहें, 280 रहें, 290 रहें, 300 रहें, उसमें से किसी को मुकरना हो मुकर भी जाए, लेकिन अंततोगत्वा 271 चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के वो बातें, वो चीजें पारित हो पाएगी, है ना, तभी प्रभावी सदस्य संख्या बहुमत लागू हो पाएगा, वो हो पाएगा, है ना। तो आप प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत समझ गए। अब चलते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो प्रभावी सदस्य संख्या का इस्तेमाल है दोस्तों, वो किया जाता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने में, लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने में किया जाता है, फिर राज्यसभा के सभापति को हटाने में किया जाता है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने में किया जाता है। देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े पद है, इनको हटाने में किया जाता है। यहां पर साधारण बहुमत क्यों नहीं रखा गया, इसलिए नहीं रखा गया कि साधारण बहुमत बड़ी आसानी से हो जाता है, तो इसे थोड़ा कठिन बनाया गया है, ताकि इन बड़े बड़े पदों को हटाने के लिए कुछ मेजोरिटी और चाहिए, है ना, तो ऐसा मामला लाया गया है। इसी तरह से राज्य विधानमंडलों में भी, वहां भी होती है ना विधान परिषद, है ना, वहां भी होती है ना विधानसभा, तो उनके भी सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में भी इन्हीं प्रभावी संख्या बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है दोस्तों, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, वो सवाल ये है कि जिस तरह से लोकसभा केंद्र में है, उस तरह से राज्य विधानमंडल में उसके पैरेलल में कौन सा सभा चल रही है, विधानसभा या विधान परिषद, है ना। जिस तरह से राज्यसभा केंद्र में है, उस तरह से राज्य विधानमंडल में कौन सा है, विधानसभा है या विधान परिषद है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने प्रभावी सदस्य संख्या वाले बहुमत भी समझ गया। अब आते हैं, बात करते हैं पूर्ण बहुमत की। तो पूर्ण बहुमत नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण की बात कर रहा है। अगर सीटें 543 हैं तो 543 का ही 50% प्लस 1 होना चाहिए, 50% प्लस 1 होना चाहिए। उदाहरण के लिए यही समझे, 543 का आधा हम लोग करते हैं तो पहले 540 कीजिए, तो 250 और 250, 542 कीजिए पहले, तो 250 और 22, 21 कीजिए, 251, 271, और चूंकि एक और करना होगा 272, तो 272 सीटें जिधर होंगी, 272 सीटें जिधर होगी वो आपका जो है बहुमत कहलाएगा, उससे कम होगा तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी वही वाला मामला पहले वाला है, 272 अगर मौजूद है तो 272 वोटिंग होनी चाहिए, 272 मौजूद तो है, वोटिंग कम गया तो भी नहीं हो पाएगा। 272 ज्यादा लोग रहें और कम से कम वोटिंग 272 हो जाए तो ये पारित हो जाएगा, पूर्ण सदस्य संख्या वाला बहुमत। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल है वो दोस्तों, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा तैयार करने में किया जाता है। तो देख रहे हैं ना, जिस तरह से काम का लेवल हाई हो रहा है, बहुमत का भी लेवल हाई हो रहा है ना। अभी और देखेंगे आप, जो यहाँ पर अब समय नहीं है, मैं विशेष प्रकार के बहुमत के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर समय नहीं है, मैं इसको अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। विशेष प्रकार के बहुमत आप देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक पर जो बहुमत आते हैं वो यहीं से मिलता है, विशेष प्रकार के बहुमत से ही उसको लागू किया जाता है। तो जो काम जैसे मुश्किल होता है, उसके लिए बहुमत के भी मुश्किल बहुमत का, कठिन बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसके बाद देखेंगे विशेष प्रकार का बहुमत क्या है ना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।